इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे हम कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन पे। किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सा है, तो डायग्राम को ध्यान से समझना। ये चार्ज है माइनस का क्यू और ये चार्ज है प्लस का क्यू। एक चीज का आंसर दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है टोटल, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, इसका मतलब क्या है, टोटल चार्ज। ठीक, ध्यान रखना, टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल का जीरो। अब ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, जो एक्सियल लाइन थी हमने कंटिन्यू लाइन बनाई थी, वहां पर पॉइंट पी लिया था। इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा, बिल्कुल सेंटर से किसी भी डिस्टेंस आर पर, मान लो ये पॉइंट हमने मान ली डिस्टेंस आर, और जो डाइपोल है उसकी लेंथ क्या मानी थी, टोटल 2a। अगर ये सेंट्रल पॉइंट है तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल ये पॉइंट कौन सा था, O। ये P पॉइंट पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर हमने मान लिया चार्ज प्लस। ओके, ये लाइन ऑफ जॉइनिंग। फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल थीटा, एंगल थीटा। ओके, और इस P पॉइंट पर देखेंगे हम, ये बिल्कुल पैरेलल लाइन खींच ली किसके, जो हमारे पास डायपोल। ठीक है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, यहां तक आ रही बात समझ में। माइनस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव की तरफ होगी या अवे फ्रॉम नेगेटिव होगी, माइनस की वजह से नेगेटिव की तरफ है। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इसको मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1। आया समझ में, E1। O से P की डिस्टेंस कितनी है, R। O से ये पॉइंट मान लो A, ये पॉइंट मान लो B। O से A की डिस्टेंस कितनी है, A। तो ये PGT लगाकर ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, P से लेकर A तक, अंडर रूट R स्क्वायर, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, सेम ये बनेगी, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस A। ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या आएगा। फॉर्मूला वही है KQ बाय R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E1 इक्वल टू K, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, P पॉइंट पर देख रहे तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया R स्क्वायर प्लस A प्लस। आगे समझ में, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स। ओके, अच्छा सेम, अब देखो E1 की डायरेक्शन है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एंगल है थीटा, तो इस लाइन पर ये वैल्यू क्या होगी, क्लास 11th में सीखा था, इस पॉइंट की, इस डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, E1 की टर्म में, E1 cos थीटा। ठीक है, और अब देखो इसके लिए, जैसे ये E1 cos थीटा बनी, ये डायरेक्शन, एंगल की डायरेक्शन में 90 डिग्री, एंगल की डायरेक्शन में 90 डिग्री चले, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। तो ये डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसकी E1 sin थीटा। ओके, अब चार्ज उठाते हैं दूसरा वाला, ये प्लस क्यू चार्ज पड़ा है कहां पर, ये प्लस का। अब इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अब
पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर चलती हैं। ये वैल्यू हो गई किसकी, E2। तो E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले ये सीखो। E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि मैग्नीट्यूड वही है और डिस्टेंस भी वही है, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम दी। ठीक है, ये पॉजिटिव की वजह से दूर गया, ये नेगेटिव की वजह से इसके पास गया। अब E2 तो है यहाँ वेक्टर क्वांटिटी, ये है एंगल थीटा, तो इस लाइन की वैल्यू क्या होगी, इसी लाइन क्या होगी, E2 cos थीटा। जो E2 cos थीटा एंगल की डायरेक्शन में जो भी वैल्यू मिले 90 डिग्री पर लाइन मिले, उस लाइन की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उस लाइन पर, E2 sin थीटा। अब हमने मैग्नीट्यूड देखा इनका, E1 का मैग्नीट्यूड है ये, E2 का मैग्नीट्यूड है ये, दोनों का क्या है, सेम। अब E2 sin थीटा जा रहा है ऊपर, E1 sin थीटा जा रहा है नीचे, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। अब हमारे पास कंपोनेंट कौन सा बचा इलेक्ट्रिक फील्ड का, cos वाला कंपोनेंट, जो E1 cos थीटा कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे तो क्या होगा रिजल्टेंट, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, E1 प्लस E2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भाई। E1 की वैल्यू इधर है, E2 की वैल्यू इधर है, साथ में क्या है, cos थीटा, मतलब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2E1 cos थीटा। यह है कॉन्सेप्ट समझ में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ, ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या होगा, सॉल्व करेंगे जब 2 एज इट इज, E1 की वैल्यू क्या है, k q बाय r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। आगे समझ में, बट अब क्या बचा है, बट 2 आ गया, E1 आ गया, अब क्या बचा, cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस, बेस कितना है, कितना दिखाई दे रहा बेस, cos थीटा के लिए ये ट्रायंगल हमारे पास बेस कितना दिखाई दे रहा है इसमें, a, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाला, तो a अपॉन अंडर रूट में ये टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी पावर हाफ। अंडर रूट की जगह पावर क्या लेते, हाफ, और इसकी पावर कितनी है, 1। जब बेस से हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएगी, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2kqa अपॉन r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और पावर कितनी हो गई, 3/2। क्लियर है यहाँ तक। ये q, ये 2 और ये q इंटू 2a क्या बनता है, p। p का मतलब डाइपोल मोमेंट, p का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, k p बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसकी पावर 3/2। ध्यान समझिए सर, अगर एक केस और आ जाए, केस और आ जाए जैसे पिछले आर्टिकल में था, ये एक्सियल लाइन में अगर ये पॉइंट डाइपोल से बहुत ज्यादा दूर है तो नेगलेक्ट क्या होगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर, क्या बचेगी वैल्यू, केस के बाद, मतलब ए खत्म हो गया तो क्या बचेगा, के पी अपॉन आर का स्क्वायर, उसकी पावर 3/2, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा डायरेक्ट आर क्यूब। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके केस में, इक्वेटोरियल लाइन के केस में। फर्क क्या है, एक्सियल लाइन में, मैं यहां लिख रहा हूं एक्सियल लाइन में क्या था, के 2p अपॉन आर क्यूब, ये है एक्सियल लाइन का, और ये है इक्वेटोरियल लाइन का।
किस चीज का फर्क है यहाँ, ठीक है। 11 समझ में। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो जो हमने एक्सियल लाइन वाला किया कॉन्सेप्ट एक्सियल लाइन वाला, उसमें क्या था, डाइपोल रखा है ऐसे माइनस चार्ज प्लस चार्ज, माइनस प्लस, ये लाइन ऑफ जॉइनिंग, इसको आगे एक्सटेंड किया तो पी पॉइंट पर देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस, मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ही थी, सेम। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसी डायरेक्शन में क्या मिली, फील्ड, एक्सियल के केस में। लेकिन इक्वेटोरियल के केस में क्या है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, दिस वन, ये टुवर्ड्स राइट, अगर सामने देखो तो राइट साइड होगा। लेकिन यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, E1 cos थीटा इधर है, E2 cos थीटा इधर है, दोनों की डायरेक्शन ऐड हो गई, मींस मूवमेंट जा रहा राइट साइड में और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही लेफ्ट साइड। अगर डाइपोल है इस डायरेक्शन में तो अपोजिट मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिक। ये अगर P है तो ये E होगा, किसके केस में, इक्वेटोरियल, और अगर ये P है तो ये ही E मिलेगा। ये किस में मिला, X। तो आ गया समझ में, फर्क समझ में आ रहा है। दूसरा, अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो भी है हमारे पास सेम मिली या अपोजिट मिली, उस केस को भी अलग करें तो मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस आ रहा है, इसके मैग्नीट्यूड में क्या फर्क नजर आ रहा है। अगर मैं यहां लिखूं E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल तो आंसर क्या आएगा, इसका क्या आना चाहिए, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, तो यहां क्या आना चाहिए, ऑप्शन 1 2 आना चाहिए या ऑप्शन 2 हाफ आना चाहिए, ये हो सकते हैं दो ऑप्शन। क्या आना चाहिए, इन दोनों में किसका फर्क है, 2 का, क्या ऊपर आएगा ट्वाइस आएगा या फिर हाफ करके आएगा, बताओ। इक्वेटोरियल को यहां रख दो, एक बार यहां रख के देखो, इक्वेटोरियल को इसको हटाकर यहां रख के देखो, इक्वेटोरियल का रिजल्ट क्या था, बिना 2 के, एक्सियल का क्या था 2 के साथ। तो ये बराबर कब होंगे, जब ई इक्वेटोरियल में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए थे तभी तो इक्वल होंगे। तो रिजल्ट कौन सा आएगा, 2 को। क्लियर, हाफ करोगे ये कर दोगे, गलती होगी। क्लियर है अंतर। तो नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो डाइपोल ये था नेगेटिव चार्ज, ये था पॉजिटिव चार्ज, तो आगे से हम बना सकते हैं, अगर एक एरो हेड हमने बनाया ये तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज यहाँ प्लेस है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लेस है। ये डायरेक्शन एरो हेड हम बनाएंगे किसके लिए, डाइपोल के लिए। तो मैंने एक डाइपोल बनाया फॉर एग्जांपल, ये ध्यान देना थोड़ा सा, ये डाइपोल बनाया जिसकी वैल्यू कितनी है, P, ठीक है। अब हम किसी भी पॉइंट पर जहां हमारी मर्जी, पहले देखो हमने निकाल लिया इधर बिल्कुल सीधे एक्सियल लाइन पर, अगले कॉन्सेप्ट में निकाला सेंटर से किसी भी पॉइंट यहाँ पर इक्वेटोरियल। अब ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे, अगर हमने कहीं बीच में रखा, कहीं भी बीच में P पॉइंट को ले लिया, ये सेंटर पॉइंट है, ये P पॉइंट है, समझ में, ठीक है। P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक। तो अब क्या करेंगे इस केस में, हमने एक डाइपोल माना ये, जो एंगल किसी इसके साथ थीटा पर रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस डाइपोल की वैल्यू क्या होगी, जैसे ये डाइपोल मोमेंट है P, ये एंगल है थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, P cos थीटा। आगे होगा समझ में, भाई थीटा के साथ वाली में cos, ये है cos, एंगल की डायरेक्शन में 90 डिग्री जैसे नीचे जाएंगे, तो ये डाइपोल, इस डाइपोल की वैल्यू क्या होगी, P sin थीटा। ध्यान देने की एक चीज पर जो समझा रहा हूं, है आसान कुछ नहीं, P cos थीटा ये
अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। हमारे सामने सिर्फ एक डाइपोल है, ये वाला। इस डाइपोल पर मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज यहां रखा, पॉजिटिव चार्ज यहां रखा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चलते 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 उसी लाइन पर पॉइंट पी मिला हमें। तो ये कौन सा केस साइन क्लियर हो रहा तुम्हें, एक्चुअली इक्वेटोरियल। जो भी लाइन जा रही, इसको इन दोनों लाइन को भूल जाओ फिलहाल थोड़ी देर के लिए। हमारे पास एक लाइन है ये, उसी में आगे चल गए, वहां पर क्या पहुंचे, पॉइंट पी पर। तो ये एक्सियल का केस दिखाई दे रहा है, इक्वेटोरियल का। एक्सियल का, एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताई थी अभी मैंने, जो डायरेक्शन मूवमेंट की, मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। तो उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, दिस वन। यस और नो, आगे ऊपर समझ में। अभी तो बताया था, जिस डायरेक्शन में P उसी डायरेक्शन में E, एक्सियल। जिस डायरेक्शन में P उसके बिल्कुल अपोजिट एक इक्वेटोरियल। एक आगे पॉइंट समझ में। मुझे यहां से E1 की वैल्यू बताओगे क्या है, कोई फॉर्मूला K2, जो अभी एक्सियल का रिजल्ट आया था 2kp अपॉन r क्यूब, लेकिन ये P है यहां पर, लेकिन हमारे पास ये मूवमेंट कितना है इस टाइम, P cos थीटा। तो P cos थीटा, ये वैल्यू मूवमेंट की है। आगे वो बात समझ में, वो वैल्यू रखी, डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है। अच्छा, अब इस लाइन को और इस लाइन को, इन दोनों लाइन को भूल जाओ, दिमाग में रखो सिर्फ ये वाली लाइन। यहां माइनस चार्ज, यहां प्लस चार्ज, इसकी वैल्यू P sin थीटा। सेंटर से डिस्टेंस r पर, r ई डिस्टेंस से, सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने क्या लिया, P पॉइंट। अब मुझे बताओ इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यहां अब की बार मूवमेंट की डायरेक्शन है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट मिलेगी। ऐसे जी P इधर तो E इधर, अगर P इधर है तो इस पॉइंट पर E इसके बिल्कुल अपोजिट ऐसे मिलेगा। यस और नो, क्लियर है पॉइंट की हमने ये डायरेक्शन क्यों ली, E2 की डायरेक्शन ये क्यों ली है, क्लियर है भाई। जिस डायरेक्शन में P उसके अपोजिट E, तो हमने उसके अपोजिट लिया उस पॉइंट पर। ये क्या है, E2। E2 की वैल्यू बताओगे, इक्वेटोरियल का रिजल्ट क्या था, K P अपॉन R क्यूब, लेकिन P के साथ यहाँ क्या आना है, साइन थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का। तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं कहाँ होगा, मिड में। इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस तरीके से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये E, नेट इलेक्ट्रिक, और निकालेंगे कैसे इसको, निकालेंगे कैसे, कौन सा रूल लगाओगे, कौन सा रूल लगाओगे, बीजीटी, बीजीटी से निकाल दो डायरेक्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट E1 स्क्वायर, मैं मैग्नीट्यूड में कर रहा हूं, प्लस E2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट E1 की वैल्यू हो K 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब, इसका क्या होगा स्क्वायर, प्लस K P sin थीटा अपॉन R क्यूब, इसका भी क्या होगा, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, K दोनों में आ रहा है, P दोनों में आ रहा है, R क्यूब दोनों में आ रहा है। तो बाहर क्या लिख लूं, ये तो है स्क्वायर में, ये अंडर रूट, तो बाहर नॉर्मल आ जाएगा K P अपॉन R क्यूब। अंडर रूट में क्या बचेगा, तो यहाँ बचा 2 cos थीटा, उसका भी स्क्वायर। तो क्या लिख दूं, 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से ये निकल के यहाँ क्या बचा, बस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहाँ है K P अपॉन R क्यूब अंडर रूट में, इसको हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसको 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये आइडेंटिटी बन गई वैल्यू 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, K P अपॉन R क्यूब अंडर रूट
3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये इसका रिजल्ट निकल के आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये डाउट पूछ रहे हैं तक, ऐसा भी डाउट तो देखो क्या किया हमने, एक हमने क्या किया यहाँ पर डाइपोल मोमेंट P किसी एंगल थीटा पे डाइपोल लिया, एंगल थीटा तो P cos थीटा 90 डिग्री पर क्या बन गया P sin थीटा। अब जैसे cos थीटा वाले के आगे गए सामने तो वहां क्या मिला P पॉइंट, एक्सियल लाइन बना, एक्सियल लाइन पर हमने E1 निकाल लिया। फिर जो ये वैल्यू थी P sin थीटा की, सेंटर से गए इक्वेटोरियल लाइन पर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल, पाइथागोरस जैसी लगाए, रिजल्ट ये आया। अब हम मैच कर सकते हैं कि हमने जो रिजल्ट निकाले थे पहले, ये एक्सियल पे क्या आया था, एक्सियल पे क्या आया था 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पे क्या आया था kp/r³। मैच करके देख सकते हैं इसमें। देखो इस केस में, एक्सियल के केस में थीटा कितना होता है, P इधर एक्सियल के केस में थीटा कितना था 0, तो हम cos थीटा में cos 0 की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू अगर 0 रखे तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 3 + 1 4, √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये 2 बाहर आकर 2kp/r³। अच्छा इक्वेटोरियल का चेक करो, इक्वेटोरियल पे एंगल कितना होता है 90, इक्वेटोरियल पे भाई ये डाइपोल है, ये पॉइंट है, ये 90 का एंगल हो गया। cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू बताओ 0, cos 90 की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 1, √1 की वैल्यू 1, √1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो 1 × दिस वन, ये मैच कर देते, ये हमारे दोनों रिजल्ट ठीक है। क्लियर है टॉपिक।